एक राज्य में एक महिला पर एक सुंदर सा बेटा होता है। उस बेटे के हाथ पर जन्म से ही एक निशान होता है। दोस्तों, दूसरी तरफ जो राजा था, उसके घर में कोई भी संतान नहीं होती है और उस लड़के से 7 महीने बाद उस राजा के घर में एक खूबसूरत सी कन्या का जन्म होता है। ये लड़का जो इसके राज्य में पैदा हुआ था, एक गरीब घर में पैदा होता है। यहाँ पर जब इस लड़के की कुंडली दिखाई जाती है और दोस्तों इस लड़के का नामकरण रखा जाता है, तो यहाँ पर वो पंडित बताते हैं कि इस लड़के की जिंदगी में तो राजयोग है, ये आगे चल के राजा बनने वाला है और ये काफी बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि इसका चेहरे का तेज एक राजा की तरह ही चमकेगा और इस होनी को कोई नहीं टाल सकता। जब ये बात माँ सुनती है तो माँ बड़ी खुश होती है। ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है कि हो एक गरीब कैसे राजा बन सकता है, किस विधि से राजा बन सकता है। यहाँ पर यह भी बताया गया था कि इसकी शादी राजमहल में होगी, राजकुमारी से होगी। अब दोस्तों ये बातें संभव नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी संभव नहीं लग रही थी। एक गरीब घर का लड़का कैसे एक राजमहल की या राजकुमारी से शादी कर सकता है। लेकिन उसकी ग्रहों में और उसकी कहते हैं ना कि मस्तिष्क रेखाओं में लिखा हुआ था एक राजकुमारी से शादी करना। ये बात बहुत चर्चित होती है। चर्चित होते हुए ये बात राजा के राजमहल में पहुंचती है और जब राजा को ये बातें पता चलती हैं तो राजा बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं। राजा समझते हैं कि अगर लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं और सच में ही उस व्यक्ति के मतलब उस बच्चे की रेखा में इतना ताकत और जोर है तो ये सच हो सकता है। क्यों ना मैं इस जड़ को अभी खत्म कर दूं और अभी इन सारी चीजों को मिटा दूं। कैसे एक गरीब घर का लड़का मेरी बेटी से शादी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर राजा ने उस लड़के को मरवाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लड़का राजा बना और उसकी बेटी से शादी करी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से युग की बातें बता रही हो। ये एक बहुत ऐसी स्टोरी थी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। मेरी दादी जब मुझे इस स्टोरी को सुनाया करती थी तो मुझे नींद आ जाया करती थी। मैं आप लोगों से ये चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी है जो लोगों के दर्द को, लोगों की तकलीफ को, लोगों के दुख को कम करने की शायद कोशिश करेगी। क्योंकि मैं बचपन में इसके मतलब नहीं समझा करती थी। और दोस्तों मैं बिल्कुल सत्य तो इस कहानी को बिल्कुल ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी ने सुनाई थी और ये एक दादी नानी की कहानी है जो मैं आज मेरा मन किया कि मैं अपने परिवार के सामने इस कहानी को रखूं। शायद मेरे परिवार का दुख थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि मेरे परिवार के कई सदस्य बहुत बड़े दुख से जूझ रहे हैं। तो मैं केवल आज उनका दुख कम करने के लिए इस कहानी को लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको चलना होगा एक राज्य में। एक राज्य में एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत तेज स्वभाव का राजा था, बहुत ही गुस्से वाला। उसकी संतान नहीं होती है, संतान नहीं होती है। राजा हर जगह इलाज कराता है, वैद्य जैसे भी कोई बताता है ऐसे वो इलाज कराता है। तभी एक चमत्कार होता है और उनकी जो रानी है, शादी के 22 साल बाद रानी गर्भवती होती है। दूसरी तरफ जो उनके राज्य में गांव आया करते थे, उन्हीं में से एक गांव में एक लड़का जन्म लेता है राजकुमारी से 6 महीने पहले। ये लड़का जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही इसके हाथ पर एक नीला निशान यानी काला निशान था। अब इस निशान के चक्कर में जो उस लड़के की माँ होती है, जिस लड़के ने जन्म लिया था, वो यहाँ पर कई उनको पंडितों को बुलाकर लाती है। कई पंडितों को बुलाकर लाती है और उनसे कहती है कि उनके प्रणाम करती है और कहती है कि मेरे बेटे के हाथ पर ये निशान क्यों है। तो वो पंडित वहां पर जब उसका पत्र देखते हैं या उसकी रेखाएं देखते हैं तो वो अचंभित हो उठते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन जब लिखा हुआ है तो होकर रहेगा। पंडित बताते हैं कि आपके बेटे के हाथ पर जो ये निशान है, आपका बेटा बहुत सौभाग्यशाली है, आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है। आपके बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी। तुम्हारा बेटा आगे चल के एक राजकुमार बनेगा और तुम्हारा बेटा सभी लोगों की मदद करेगा। अब यहाँ पर माँ तो बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा कितना सौभाग्यशाली। अब मुझसे ही कोई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें करने लग जाए तो मुझे खुशी नहीं होगी,
बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़े से दिन बीतते हैं और ये बात चर्चा का विषय बन जाती है कि हाय रे, फलानी के लड़के के बारे में तो कहा गया है कि वो राजा बनेगा, वो राजकुमारी से शादी करेगा। ये बात इधर उधर फैलती रहती है और फैलते फैलते बात राजा के कानों में पड़ती है जब वो लड़का 2 महीने का होता है। जब राजा के कानों में ये बातें पड़ती हैं तो राजा हंसने लगता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं, जब यहाँ पर कहीं राजकुमारी ही नहीं है तो शादी राजकुमारी से कहाँ से होगी। तो राजा की बात भी सही थी। वो सोचता है कि मेरी पत्नी तो एक सुंदर से राजकुमार को जन्म देगी। कुछ वक्त निकलता है और ये लड़का 6 महीने का हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि राजा की जो पत्नी होती है वो एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। राजा को डर और बहस सताने लगता है। जिस तरह से कंस को डर सताया था ना कान्हा के आने पर, उसी तरह से इस राजा को भी डर सता रहा था। दोस्तों, मेरी दादी जब इस कहानी को बताया करती थी तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर इस कहानी को सुना करती थी और मैंने 1000 बार अपनी दादी से ये कहानी सुनी है। आजकल इस किस्से सुनने को बहुत कम मिलते हैं। अब क्या होता है, जब राजा को पता चलता है कि मुझे कन्या हुई है, अब वो बात कानों में दौड़ने लगती है, उस लड़के की बात। अब राजा एक अपना दूत भेजता है और कहता है कि देखो वो लड़का कितना बड़ा हुआ है। तो वहां पर पता चलता है कि वो लड़का 6 से 7 महीने में चल रहा है। माँ इसी आस में उसकी सेवा करती, अपने बेटे को लालन पालन करती। माँ के लिए तो वो पहले ही राजकुमार था, माँ तो अपने बेटे को पहले ही राजकुमार मानती थी। दोस्तों, यही सब कुछ एक राजपाट में चल रहा था। अब राजा सोचता है कि मैं इस जड़ को यहीं पर खत्म कर देता हूँ, क्यों मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझ पे तो लड़की हो चुकी है। अगर ये लड़की नहीं होती, लड़का होता, तो ये मामला यहीं पर शांत हो जाता। अब राजा पूरी प्रजा के सामने उसे मृत्युदंड तो नहीं दे सकता था। राजा अपने सैनिक भेजता है और उस लड़के को उसकी माँ से दूर कर देता है। माँ रोती है। जब सैनिक उसके पास जाते हैं तो माँ रोती है कि क्यों, राजा ऐसा क्यों कर रहा है। तो सैनिक कहते हैं कि राजा नहीं चाहता कि ये उसकी बेटी से शादी करे, इसी वजह से इसको तुमसे दूर किया जा रहा है। इसको कहीं दूर दूसरे देश में हम लोग भेजने का काम करेंगे। अब दोस्तों, एक माँ रोती है, विलाप करती है, गांव के लोगों से कहती है कि मेरे बेटे को बचाएं। लेकिन गांव के लोग क्या राजा के विरुद्ध थोड़े ही खड़े हो सकते हैं, और वहां से उस लड़के को छीन लिया जाता है। लड़के को जब छीना जाता है तो वो माँ सर में हाथ मारते हुए कहती है कि हाय रे, मेरी कैसी किस्मत, मुझे तो पंडितों ने कहा था कि ये राजकुमार बनेगा। कैसा राजकुमार बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। अब तो इसे राजा जाने कहाँ का तहाँ करेगा। वो काफी दूर तक उन घोड़ों के पीछे भागती है कि मेरा बेटा मुझे लौटा दो, लेकिन वो घोड़े शांत नहीं होते हैं। राजमहल में जब ये लड़का पहुंचता है तो राजा काफी सोच विचार के साथ उन्होंने एक रणनीति बनाई थी। रणनीति क्या होती है कि राजा ने एक बॉक्स तैयार किया लकड़ी का, और वो बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर इस लड़के को, दोस्तों इस लड़के का नाम वीर होता है, और इस लड़के को राजा ने इस लड़के को बॉक्स में रख दिया और कहा कि इसे नदी में छोड़ दिया जाए, या तो ये डूब कर मर जाएगा या इसको कोई क्रोधित जानवर या किसी के मुंह पल्ले पड़ जाएगा। और दोस्तों, वहां से राजा सोचता है कि अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब उस बॉक्स को नदी में राजा के कहे अनुसार डाल दिया जाता है, लेकिन वो बॉक्स नदी में तैरने लगता है। वो बॉक्स तैरने लगता है, सेनापति वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद वो बॉक्स तैरता हुआ यहाँ पर एक मछुआरे के हाथों में पड़ता है। मछुआरे के हाथों में पड़ता है, उससे थोड़ी ही दूर एक पंचक्की होती है। जब मछुआरे के हाथों में ये बॉक्स पड़ता है तो मछुआरा सोचता है कि आज तो बड़ा ही धन मेरे हाथों में लगा है। बुजुर्ग मछुआरा होता है, तभी इस बॉक्स को वो अपनी तरफ खींचता है। जब इस बॉक्स को देखता है तो देखकर वो हैरान हो जाता है। इस बॉक्स में एक खूबसूरत सा 7 महीने का बच्चा, जो कि शायद सो रहा था, क्योंकि उसे थोड़ी सी नशे की दवाई दी गई थी राजा के अनुसार। उस बच्चे को ये मछुआरा निकालता है और देखता है कि क्या ये बच्चा जीवित है। जब उसे देखता है तो ये बच्चा जीवित मिलता है। अब यहाँ पर बुजुर्ग मछली पकड़ने वाला था, वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है
और उसकी ममता उमड़ पड़ती है। वो सोचता है कि कितना खूबसूरत बालक है और किसी ने कैसे इसको नदी में बहा दिया। वो उसे गोद में उठाता है और उसे पालने का फैसला करता है। दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो व्यक्ति भी इसका नाम वीर ही रखता है कि ये तो बहुत वीर है, नदी से संघर्ष करते हुए यहाँ तक आ गया और इस लड़के का नाम वीर रख दिया जाता है। अब वीर का लालन पालन ये मछुआरा करने लगता है। वीर बहुत तेज था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत इसके अंदर बुद्धि होती है। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है और जो कि पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि 14 साल की उम्र में ये राजकुमारी से शादी कर लेगा, अब ये 13 साल की उम्र में जो मछुआरे के आसपास के लोग होते हैं उन सभी की मदद करता है। जब ये उन सभी की मदद करता है तो यहाँ पर सभी इसकी बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। ये बहुत तेज और बुद्धिमान और बहुत चालाक होता है। तभी ये राजा इस मछुआरे के गांव में भ्रमण करने के लिए आता है, मतलब वहां पर आता जाता है। तो इसकी नजर इस लड़के पर पड़ती है और इसकी चर्चा इस मछुआरे ने चारों तरफ सुनी थी। मतलब सुना था कि एक लड़का जो 12-13 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर देता है, क्योंकि वो अपने पूरे गांव को सुरक्षित रखता है। राजा की वो गांव में जरूरत ही नहीं छोड़ता है। तो राजा के अंदर एक लालसा जागती है कि मैं भी इस लड़के से मिलना चाहता हूँ। और जब वो इस लड़के से मिलता है तो वो इसके हाथ पर इस निशान को देखकर राजा के कदम पीछे हट जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बालक को हमने बचपन में ही इस दुनिया से दूर भेज दिया था वो बालक जीवित कैसे हो सकता है। और राजा का फिर खुरापाती दिमाग उलंबे लेने लगता है। अब यहाँ पर राजा उसे अपने पास बुलाता है जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, क्योंकि वो दोबारा से इस लड़के की मृत्यु का काम तय कर देता है। बहुत दूरी थी, राजा के राजमहल थे और इस गांव में बहुत दूरी होती है। उधर यहाँ पर वीर की माँ हमेशा अपने बेटे को याद कर कर रोया करती थी और कहती थी कि परमात्मा मेरा बेटा मुझे लौटा दो, लेकिन बेटा कहाँ से आए। अब यहाँ पर राजा एक काम करता है, तभी राजा इसका दोबारा षड्यंत्र रचता है कि मैं इसको जीवित नहीं रहने दूंगा। अगर ये जीवित रहा तो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। राजा कहता है कि तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं बहादुरी के, तुमने 13 साल में वो सब कुछ पाया है जो इंसान 30 साल की उम्र तक नहीं पाता। मैं तुमसे एक पत्र अपने राजमहल भेजना चाहता हूँ। ये लड़का कहता है कि राजा मुझसे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जब ये पत्र लिखकर भेजता है तो इस लड़के के हाथों में उस पत्र को देता है और उस पत्र में लिखा हुआ था कि इस पत्र को पढ़ते ही, रानी से लिखा हुआ था कि पत्र को पढ़ते ही इस लड़के को तुरंत इस दुनिया से दूर भेज दिया जाए, यानी इसको मार दिया जाए। लेकिन राजा ने सख्त कहा था कि तुम इस पत्र को खोलकर नहीं देख सकते। यहाँ पर जो 13 साल का था, 13 साल का वीर उस पत्र को लेकर चल पड़ता है। पत्र को लेकर जब वीर चल पड़ता है महल की तरफ, तो यहाँ पर रास्ते में उसको अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो वो एक ठगों के गांव में रुकता है। दोस्तों, उस गांव में कहा करते थे कि यहाँ पर चोर बहुत रहते हैं, लेकिन वीर को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ठग थे, डाकू थे, उसका क्या बिगाड़ेंगे, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ठग थे या चोर थे ये समझते हैं कि इस लड़के के पास तो बहुत कुछ है जो ये पोटली लेकर जा रहा है। जब वो एक घर में ठहरता है तो वो घर केवल डाकुओं का था। तो वहां पर जब वो ठहरता है, जब इस 13 साल के लड़के को सोते हुए डाकू देखते हैं तो उनकी ममता उमड़ पड़ती है और कहते हैं कि कितना सुंदर बालक है, देखो ना, हम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वहां पर जिज्ञासावश एक चोर उसकी उस पोटली को खोलकर देखता है जिसमें वो खत रखा हुआ था। वो बॉक्स नुमा एक बॉक्स होता है। जब उसे खोला जाता है तो चोर और डाकू उस खत को पढ़कर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि कोई राजा इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर डाकू अपनी अलग बुद्धि चलाते हैं। डाकू यहाँ पर उस खत में लिखते हैं, इस खत को पढ़ते ही तुरंत राजकुमारी की शादी इस लड़के से कर देना, ये मेरा आदेश है।
यानी राजा की तरफ से। अब इस खत को इस तरह से लिखकर और उस बॉक्स में रख दिया जाता है। सुबह उस लड़के की खातिरदारी की जाती है। डाकुओं समेत डाकू उसे बेटा कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तू बहुत प्यारा लगा, क्योंकि वीर बहुत खूबसूरत था। अब वीर अपने सफर की तरफ चल देता है। जब वीर राजमहल पहुंचता है तो दोस्तों वहां पर जाकर जब ये महारानी को उस खत को देता है तो महारानी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे पति ने इस लड़के को पसंद किया है, और महारानी पूरे महल को सजवाने का काम करती है। और 2 दिन के अंदर, जब तक वो राजा नहीं लौटता है, 2 दिन के अंदर अपनी राजकुमारी की शादी इस 13 साल से 14वीं साल में चले हुए वीर से कर देती है। कहते हैं ना कि नियति में जो लिखा था वो पूरा हो चुका था। यहाँ पर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। राजा जब उस गांव से लौटकर आता है और देखता है कि मेरी बेटी की शादी हो गई, राजा ने इतने षड्यंत्र रचे थे लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है, तो राजा बहुत क्रोधित होता है। लेकिन एक खून की सी घूंट को पीकर मुट्ठियों पर अपना गुस्सा दिखाकर अब राजा दूसरा षड्यंत्र रचता है। दोस्तों अब मैं जो आपसे आगे कहूंगी, देखो विश्वास करने योग्य बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आगे कहूंगी वो और भी हैरान करने वाला था। राजा को ये नहीं था कि ये मेरा जमाई बन चुका है, राजा को ये था कि ये क्यों मेरा जमाई बना है, इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। अब इस राज्य से बहुत दूर एक राक्षस प्रकृति का राजा रहा करता था। कहते हैं कि उसमें इतनी काली जादू और इतनी शक्तियां थी कि उसके सोने के तो बाल हुआ करते थे, जो राक्षस होता है, लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छी थी। उसके राज्य में प्रवेश करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। वहां आज तक कोई भी नहीं गया है। तभी ये राजा शर्त रखता है, कहता है कि तुम 14 साल की आयु के हो और मेरे जमाई बन चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें जमाई जब मानूंगा जब तुम मेरी एक चुनौती को पार कर लोगे। तो यहाँ पर ये लड़का हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। वीर जो मासूम दिखने वाला था 14 साल की उम्र में, अब राजा कहता है कि तुम्हें उस राजा के राज्य में जाना है और उसके सर के 3 बाल लेकर आने हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या उसके बाल सच में ही सोने के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे जो राज्य में, मतलब जो वहां पर बैठे थे सभी सभा में हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस राज्य में जाने की, उस राजा के पास जाने की जिस राजा को राक्षस कहा जाता था। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं, राजा कहता है कि अगर तुम मेरी इस चुनौती में पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। यानी दोनों तरफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था कि उधर भी मरना है और इधर भी मरना है। लेकिन 14 साल का वीर अपने कंधे पर पोटली डालकर और चल देता है उस राजा के महल की तरफ। अब इसे रास्ते में एक गांव के लोग मिलते हैं, वहां पर ये थोड़ा सा विश्राम करता है। जब उन लोगों से पानी मांगता है तो वो कहते हैं कि कुएं में पानी ही नहीं है। जब कुएं में पानी नहीं होता है तो ये कहता है कि आपका पानी का जो लेवल है, अब आज के ज़माने में कहूँ तो वो नीचे जा चुका है। इस कुएं की आप लोगों को और खुदाई करनी होगी। यहाँ पर जो वीर था उन लोगों के साथ मिलकर उस कुएं की खुदाई करता है, क्योंकि वो पूरे गांव में एक लौता कुआं था। जब उसे खोदा जाता है तो उस कुएं में पानी निकलने लगता है। सभी लोग यहाँ पर वीर का आभार करते हैं और जय जयकार लगाते हैं, कहते हैं कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। अब यहाँ पर वीर को वो अपने पूरे गांव से कुछ धन इकट्ठा कर देते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक राजा से मिलने के लिए जा रहा हूँ राक्षस से, जब वापस लौट कर आऊंगा तब आप लोग मुझे ये धन दे देना, तब तक मैं ये धन नहीं लूंगा। उससे आगे जब जाता है तो वहां पर एक दूसरा राज्य पड़ता है। दूसरे राज्य में एक राजा की राजकुमारी बहुत ज्यादा बीमार होती है। वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, वो हमेशा बिस्तर पकड़ चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर राजा जब इस लड़के के चारों तरफ चर्चे थे, पूरे राज्यों में ये चर्चित हो चुका था, तो वो राजा भी इस लड़के को बुलाता है, कहता है कि मेरी बेटी को बहुत ही वैद्य देख चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी को आराम नहीं पड़ रहा है। जब 14 साल का लड़का उस राजकुमारी को देखता है तो राजकुमारी जो बीमार पड़ी थी, जो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो बिस्तर से खड़ी होकर और इसकी बाहों में आकर गिर जाती है। यहाँ पर ये 14 साल का लड़का तुरंत पहचान लेता है और राजा से कहता है कि अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढो और इसकी शादी करो। इसको और कोई बीमारी नहीं है, इसको किसी से प्रेम हुआ है
उस प्रेमी को ढूंढो और इसकी शादी करो। यहाँ पर जब ये बात सुनता है और जब एक राजा अपनी बेटी की मन की बातें पूछता है तो वही बात निकलती है कि उस बेटी को एक लड़के से प्यार था जो गरीब था, और वो उसी के कहते हैं ना कि उसी की चिंता में बिस्तर पकड़कर पड़ी हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भी ये राजा इसको बहुत सारा धन देना चाहता है। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मेरे ससुर जी ने मुझे एक चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुझे उस राजा के राज्य में जाना होगा। तो ये राजा घबरा जाता है कि बेटा तू वहां पर कैसे जाएगा, वो तो बहुत दुष्ट राजा है, बिल्कुल राक्षस प्रगति का है, कहते हैं उसे तंत्र विद्या आती है, उसके सोने के तो बाल हैं। तो यहाँ पर जब ये बताता है कि मेरे ससुर ने कहा है कि वही सोने के बाल लेकर आने हैं, तो राजा और भी चिंतित होता है, कहता है कि क्या मैं अपनी सेना तुम्हारे पास भेजूं। तो वो लड़का कहता है वीर कि नहीं, मैं आपकी सेना नहीं ले जा सकता, ये काम मुझे अकेले करना होगा। और वीर वहां से चल पड़ता है उस राज्य की तरफ। जब उस राज्य में वीर प्रवेश करता है तो पहले घोर अंधेरे का सामना करता है। अब यहाँ पर वीर की किस्मत इतनी बढ़िया थी कि जो उस राक्षस राजा की माँ थी, जो बहुत दयावान थी, वो वीर को दरवाजे पर ही मिल जाती है। जब वीर को वो माँ दरवाजे पर मिलती है तो वो डर जाता है। वो कहती है कि अरे बेटा, तू तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरा बेटा तुम्हें मार देगा, क्या मेरे बेटे के चर्चे तुमने सुने नहीं हैं। तो वो कहता है, सारी व्यथा अपनी उस बुजुर्ग महिला को बताता है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो कहता है कि माँ जी, अगर मैं आपके बेटे के बाल लेकर नहीं गया तो मेरे ससुर मुझे सजाए मौत का दंड दे देंगे। अब आप सोचिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर नहीं आऊं तो मरा और वहां पर जाऊं तो मरा, क्योंकि मेरी पत्नी राजा की बेटी है और उसे मुझे पाना है। अब इसके बाद क्या होता है, वो बुजुर्ग महिला काफी देर तक सोचती है क्योंकि उसका बेटा राज्य से बाहर गया था। तभी यहाँ पर ये वीर को एक बोरे में भरती है और कहती है कि तू चुपचाप यहाँ पर पड़ा रहे और जब मेरा बेटा आएगा मैं तुम्हें अपने बेटे के 3 बाल जरूर दूंगी। इसके बाद वो राक्षस प्रगति का राजा आता है। तो माँ से वो बहुत प्रेम करता था, उसका हर रोज माँ की गोद में सोना एक लक्ष्य था। आज शाम को जब वो माँ की गोद में सोता है तो माँ उसे लोरी सुनाती और कहती है कि बेटा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तेरा ख्याल कौन रखेगा। वो कहता है कि माँ, तेरे बाद जीने की मेरी कोई कल्पना ही नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इसके बाद वो अपने बेटे का एक बाल उखाड़ती है। वो गुस्से में कहता है कि माँ, क्या कर रही हो, मेरे बालों को क्यों उखाड़ रही हो। तो वो कहती है कि बेटा, हाथ की अंगूठी में उलझकर तुम्हारा बाल उखड़ चुका है। दूसरी बार दूसरा बाल उखाड़ती है तो वो कहती है कि बेटा, मुझे ये बाल अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरी बार भी वो बाल उखाड़ती है तो तीसरी बार वो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है कि माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मेरा तेरा प्रेम ही तो है। इसके बाद वो तीनों बालों को उखाड़कर अपने बेटे को सुला देती है। उसके बाद वो बोरे के पास जाती है, लेकिन वो लड़का बोरे में पड़ा हुआ दोनों माँ बेटे की बात सुन रहा था। उसके बाद वो कहता है कि माँ, कौन कहता है आपका बेटा राक्षस है, आपका बेटा बहुत दयावान है, इसको तो लोगों ने खामखा ही एक कहते हैं ना कि इसको राक्षस की पदवी दे रखी है। ये इनके दिल बहुत नरम है, आप इनसे इनकी दिल की बातें पूछिए, जरूर इनके दिल से इनकी बातें निकल कर आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपके बेटे का दिल बहुत नरम है। हमारे ससुर जी से भी ज्यादा आपके बेटे का दिल नरम है और सुंदर है, वो बहुत नेक दिल हैं। अब ये बुजुर्ग महिला सोचकर हैरान हो जाती है कि 14 साल का बच्चा मुझसे क्या कह गया। इसके बाद ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे को जगाती है, अपने बेटे को गोद में लुटाते हुए कहती है कि बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ माँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। बेटा, तुम राक्षस का रूप क्यों ले रहे हो, तुम बहुत नरम दिल हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी कोख से जन्मे हो, तो तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। जब ये बात वो राजा सुनता है जो राक्षस प्रगति का था, जिसके सोने के बाल होते हैं, जादू टोने में जिसकी नगरी डूबी हुई थी, तो वो रोने लगता है और भावुक हो जाता है। वो कहती है कि बेटा, आज तेरे दिल का जितना भी दर्द है वो सारा दर्द मेरे सामने बयां कर, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ जब मेरे बेटे से कोई राक्षस कहता है। वो कहता है कि माँ, मैं राक्षस ऐसे ही नहीं बना हूँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता था
और वो लड़की मुझे धोखा देकर चली गई है, मैं उस वजह से राक्षस बना हूँ। मैं उसे पा तो नहीं सकता लेकिन उसके साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकता। उस राक्षस का दिल इतना नरम था, इतना शांत था। वो माँ अपने बेटे को समझती है और समझने के बाद अपने बेटे को संभालती है और यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की वहां पर काम करने के लिए रखती है और वो उस लड़की को देखकर हरदम गुस्से में रहता है। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की के बीच में और उस राक्षस के बीच में प्रेम हो जाता है। वो नगरी काले जादू से मुक्त हो जाती है। जब एक राजा प्रेम में डूबता है तो वो राज्य खुशहाल बनने लगता है और यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला एक 14 साल के बच्चे के ऊपर अपनी नगरी को संभाल लेती है और सोचती है कि अब मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ठीक रहेगा। दोस्तों दूसरी तरफ की आपको कहानी बताऊं, यहाँ पर जो वीर होता है 3 सोने के बाल लेकर जाता है। वो सोने के बाल नहीं थे, वो सुनहरे बाल थे जिनको सभी सोने के बाल कहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर वो राजा जो धन लेकर उसके लिए तैयार खड़ा था, जिसकी बेटी की व्यथा उसने बताई थी, वो गांव वाले सभी उसके 2-3 घोड़ों को धन से लाद देते हैं। जिसकी कहते हैं ना कि मृत्यु की आशंका थी, वो लड़का 14 साल की उम्र में 5-6 घोड़ों को धन से लदा हुआ और हाथ में वो सोने के 3 बाल जो सुनहरे बाल होते हैं और जाकर अपने ससुर को दे देता है। ससुर के सामने कोई विकल्प नहीं रहता, सभी प्रजा उसकी तारीफ करती है कि कितना अच्छा लड़का है, इसको तो राजकुमार बनना चाहिए, इसको तो राजा बनना चाहिए। यहाँ पर राजा हार मान जाता है और उस लड़के को, वीर को, अपनी बेटी के पति के रूप में और अपनी जमाई के रूप में मान लेता है। और दोस्तों यहाँ पर दोबारा से इन दोनों की शादी की जाती है और राजा जब बुजुर्ग हो जाता है तो यहाँ पर वीर ही राजगद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहाँ पर विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। मेरी दादी जब मुझे बताया करती थी तो मुझे तब ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मैं इन बातों को बखूबी समझती हूँ। कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, जो होनी है। आपने कभी सुना है कोई व्यक्ति घर अच्छा खासा बैठा रहता है लेकिन तभी उसके पास या तो अब तो कोई फोन आएगा या पहले कोई इंसान उसको वहां पर ले जाता है जहां पर उसकी मृत्यु तय है। तो इसी तरह से जिसकी जिंदगी में जो बनना है ना, किस्मत उसका जरूर साथ देती है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बनना है तो आप वहां तक जाओगे लेकिन वहां से तुरंत एकदम पीछे आ जाओगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत का योग्य है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा। कभी कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी संघर्ष के अनुसार चली जाती है, क्योंकि विधि का विधान उसका यही था कि उसे जिंदगी भर संघर्ष ही करना है। कभी कभी आपने देखा है कि एक आलसी व्यक्ति हमेशा बेड पर पड़ा रहता था और एंड में उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत पैसे उनके पास आ जाते हैं। तो उनकी जिंदगी में ये लिखा था। कभी भी ये मत सोचकर चलिए कि किस्मत कुछ भी नहीं होती, किस्मत बहुत कुछ होती है। थोड़ी सी मेहनत और प्रयास की जरूरत होती है, और अगर हम हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें वो चीज नहीं मिल रही है, तो मान लीजिए या तो वो चीज हमारी किस्मत में नहीं है या हमारी मेहनत गलत दिशा में हो रही है। ये चीजें आपको कितनी समझ देती हैं उसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। एक राजा ने जी जान तक कोशिश की उस लड़के को इस दुनिया से दूर भेजने की, लेकिन 14 साल की उम्र में ही वो किसी न किसी तरह उसकी बेटी से विवाह कर ही लेता है, जबकि उन दोनों में प्रेम भी नहीं होता। यहाँ पर जो वीर होता है अपने माँ बाप को राजमहल में रखता है और माँ सोचती है कि मेरा बेटा मुझे वापस लौट गया। वो बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान को बहुत मानती है। उधर जो बुजुर्ग महिला थी वो हमेशा उस लड़के का शुक्रिया अदा करती है। जब वो आखिरी सांस लेती है तो सोचती 14 साल के लड़के की तस्वीर उसकी आंखों में होती है और उसका बेटा अपनी माँ के लिए बहुत रोता है। और उस राज्य के बारे में कहा जाता है कि वो राज्य सबसे ज्यादा खुश नसीब और खुशी से रहने वाला राज्य था, जो किसी कभी जमाने में जिसको राक्षस कहते हैं। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? सत्यता बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी दादी ने इस स्टोरी को मुझे सुनाया था और मैंने अपने परिवार को सुनाया है। आज मैं आपको यही स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।